जी हाँ, आप सबका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन। इस सीरीज में हम लोग पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण दार्शनिक चिंतक और राजनीतिक विचारक स्पेशली पाश्चात्य वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को कवर कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने मार्क्स के मानवतावादी चिंतन को स्पष्ट किया। कोशिश है कि इस तरह की वीडियो जारी रहेगी। इफ़ यू आर loving this video, please share and subscribe my channel so that I can improve, I can modify its channel. ओके, तो आप देख रहे हैं हन्ना अरेंट। जी हाँ, हन्ना अरेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके प्रश्नों का जो स्तर है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो हन्ना अरेंट एक तो सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में जिसका जन्म 1906 में हुआ था और इनका देहांत शायद 1975 में हुआ। विशेष रूप से हन्ना अरेंट ने समकालीन समाज में मानव स्वतंत्रता यानी ह्यूमन फ्रीडम और शक्ति के जो अलग अलग डायमेंशन है उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उस पर विचार किया है। उनके चिंतन को किसी भी प्रचलित विचारधारा के साथ जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हन्ना आरेंट जी के बारे में जैसा कि मैंने बताया, देखिए हन्ना आरेंट, इसके बारे में कुछ मैंने स्लाइड्स को बेहतरीन तरह से अरेंज किया है। कोशिश है आप इसे समझें। अमेरिकी महिला दार्शनिक, एक राजनीतिक विचारक, 1906 से 1975 के दरमियान इनकी कहानी चलती है। जर्मनी में पैदा होती है तो स्वाभाविक है, जर्मनी में जब पैदा हुई तो उस समय उनके माता पिता यहूदी थे और यहूदियों के साथ जो बुरा बर्ताव जर्मनी के तानाशाही जो शासक था, जी हाँ हिटलर, उनके उस उदय के दरमियान उनको वहाँ से भागना पड़ा और फिर फ्रांस के रास्ते यूएसए में पहुंची और फाइनली जाकर 41 से वो अमेरिका में रही और ओवरऑल वहीं की नागरिक बनकर रह गई। तो जर्मनी में जो कुछ हुआ उनके साथ, उसके माध्यम से उन्होंने कहीं न कहीं सर्वाधिकारवाद की जो उत्पत्ति हुई, स्वतंत्रता का जो विचार है उनके मन में एक तरह से दौड़ रहा था। तो उन्होंने नाज़ीवाद का जो विकृत स्वरूप देखा था उसके बारे में तो सोचना उनके लिए तो जायज़-सी बात है, ठीक है? तो आधुनिक युग में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस तरह से आपस में इंटरमिक्स हो गए हैं, उनके संबंध में उनका विचार। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्वतंत्रता का विश्लेषण। स्वतंत्रता का विश्लेषण करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हन्ना आरेंट ने कहा कि आज के जो आधुनिक युग है उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आपस में घुल मिल गया है। अर्थात राजनीतिक और पारिवारिक आर्थिक क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा वो लगभग सिमट सा गया है, मिट सा गया है और राजनीतिक कार्यवाही वो वास्तव में आर्थिक प्रशासन में बदल गई है। इसके कारण, इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण चिंतन और कार्यवाही के विषय सब के सब जो है वो उत्पादन यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन यानी उपभोग की समस्याओं तक ही सीमित रह गया है। इस दृष्टिकोण ने मास सोसाइटी यानी जनपुंज समाज को बढ़ावा दिया है, मतलब भीड़ तंत्र को बढ़ावा दिया है। आरेंट के अनुसार ऐसी हालात में क्या होगा? विचार की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ थॉट लुप्त हो जाएगी और हो ही गई है लगभग। मतलब देखिए जनपुंज यानी मास सोसाइटी क्या होता है, जिसमें भिन्न भिन्न जाति, समुदाय और संस्कृति के संबंधित लोग जो होते हैं परिस्थितियों के प्रभाव में क्या होते हैं, अपनी मूल परंपराओं से हट जाते हैं और एक जैसा भेड़ की चाल में चलने लगते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता के विचारों को कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है, खत्म कर देता है। तो अपनी उनकी एक पुस्तक थी, उनका नाम था, अपनी एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, 1958 में उन्होंने लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन में उन्होंने विचार की स्वतंत्रता पर बल दिया है। क्या है ये विचार की क्षमता या विचार की स्वतंत्रता, इस पर हम सोचेंगे और विचार करेंगे। आरेंट ने मानवीय दशाओं का विवेचन किया है। मनुष्य की गतिविधियां जो है स्पेशली 3 प्रकार से उन्होंने कैटेगराइज किया है। 3 स्तरों की पहचान की है मनुष्य की गतिविधियों का। पहला जो है ना लेबर है, लेबर मतलब श्रम। दूसरा है वर्क यानी कृत्य
और तीसरा जो है वह कार्रवाई यानी एक्शन है। श्रम के अंतर्गत मनुष्य केवल और केवल वैसी ही काम करता है जो उसकी भौतिक ज़रूरतों को पूरा कर दे, उसकी सुख-सुविधाएँ, उनके मतलब एक तरह से जो पशु जो काम करता है ना, पशु क्या करता है भोजन इकट्ठा करता है और सुख-सुविधा के लिए कुछ न कुछ शारीरिक और मानसिक सुख तो उसको मिलता नहीं है, केवल और केवल सुख-सुविधाएँ खोजता है। तो उसमें भौतिक जीवन की आवश्यकताएँ पूरी होती है और सुख-सुविधाएँ मिलती है, मतलब एक तो सबसे घटिया रूप है, ये निम्न स्तर का स्वरूप है। बात करें कृत्य का, जो अगला चरण है, इस कृत्य में या फिर वर्क में शिल्पकारों या कलाकारों की गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है, जो मतलब कुछ अस्थायी वस्तुएं निर्माण करते हैं, जिससे सभ्यता का निर्माण होता है और ये ठीक-ठाक है लगभग। लेकिन सबसे बेहतर और सबसे ऊँचा स्थान जो मिला है, वो है कार्यवाही को, यानी एक्शन को। क्योंकि एक्शन जो है वो वास्तव में एक तरह से पब्लिक इंटरेक्शन है। पब्लिक इंटरेक्शन जो कि एक राजनीतिक का विषय है और राजनीति विषय होने के अंतर्गत सम्मान जो है ना समान नागरिक अपनी-अपनी अलग-अलग विलक्षण प्रतिभाओं का परिचय देते हैं। विलक्षण प्रतिभाओं का परिचय देने के दरमियान वो विश्व के बारे में अपनी अलग-अलग दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। बात करते हैं, तर्क-वितर्क करते हैं, वाद-प्रतिवाद होता है, प्रत्येक नागरिक कुछ न कुछ करने और कहने का स्वतंत्र होता है। यही वह क्षेत्र है, जहाँ अलग-अलग व्यक्ति अपनी विचार शक्ति के अनुसार मानव जीवन को यथार्थ या फिर अर्थ प्रदान करता है और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अतः विचार की स्वतंत्रता का क्षेत्र जो है वह है एक्शन। ओके, हन्ना आरेंट की कहना है कि आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति के कारण चिंतन मनन से जुड़े दर्शन को गहरा धक्का लगा है। जब आर्थिक प्रगति और वैज्ञानिक प्रगति हुई ना तो कहीं ना कहीं चिंतन मनन से जुड़े जो दर्शन है उसको धक्का लगा। लोग मात्र अस्तित्व की रक्षा के लिए इतने चिंतित और इतने व्यस्त हो गए हैं और स्थायी मानव जगत के निर्माण के लक्ष्य को ही भूल गए हैं। लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां उपभोक्ता समाज का जन्म हुआ है और संस्कृति जो है उसको संस्कृति को निरंतर लगातार मनोरंजन का उद्योग बना दिया गया है। तुम कह सकते हैं कि ऐसी हालात में विचार की स्वतंत्रता लुप्त हो जाती है और अगर आप चाहते हैं कि फिर से एक नया जीवन तो उसके लिए आपको सार्वजनिक और निजी जीवन क्षेत्रों को अलग-अलग करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग हन्ना आरेंट के सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म, ठीक है, यानी ये जो ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म है उनकी एक पुस्तक है, उनका नाम है ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटरियनिज्म, मतलब सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति 1951 में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने सर्वाधिकारवाद के आधुनिक युग की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है उस पर एक विचार किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से नाजीवाद, स्टालिनवाद, ये जो कुछ उदाहरण हैं और उनमें स्पष्ट किया है कि निजी और सार्वजनिक जीवन के सारे जो पक्ष हैं वो एक सर्वव्यापक प्रभुत्व की प्रक्रिया में विलीन होता चला गया और एक तरह से कहे तो विचारधारा जो वस्तुतः आंदोलन को अपने तर्क या विचार के अनुरूप निरंतर विध्वंस और पुनर्निर्माण के लिए विवश करती है, ऐसी विचारधारा है सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद और सत्तावाद में अंतर होता है। देखिए सत्तावाद नहीं है, यहाँ पर सत्तावाद है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने अंतर कहा। देखिए सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद में अंतर है। सत्तावाद के अंतर्गत सारी की सारी जो शक्ति होती है संपूर्ण शक्ति और उत्तरदायित्व वो राज्य के हाथ में केंद्रित हो जाता है, जबकि सर्वाधिकारवाद एक अनियमित आंदोलन है, ठीक है, अनियमित, इर्रेगुलर,
जिसमें शक्ति और उत्तरदायी के जो स्रोत होते हैं वो एक दूसरे से कटे होते हैं और परस्पर विरोधी होते हैं। ना तो वहाँ पर शक्ति को डिफाइन किया जाता है, ना ही उत्तरदायित्व को। मतलब सर्वोच्च शक्ति जो होती है जनरली वो गुप्त पुलिस के हाथ में रहती है, सरकार के हाथ में नहीं होता कुछ। और जो वैधानिकता, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, ये सब जो है ना वो बकवास लगते हैं। जैसे कि आप देखें कि जर्मनी में यहूदियों के विरुद्ध सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा दिया गया, यहूदियों को राज्य विहीन कर दिया गया और तरह तरह की यातनाएं दी गई। ये सब क्या था? ये सब सब और सब सर्वाधिकारवाद था। साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं इससे फैलती है, इसको बढ़ावा मिलता है। और कहा जा सकता है कि यूरोपीय समाज का विघटन जो हुआ था वो वास्तव में एक सर्वाधिकारवाद का ही एक तरह से बढ़ता या चरम रूप था। अब हन्ना आरेंट के या जो हन्ना आरेंट है उसकी शक्ति को उन्होंने किस तरह से देखा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शक्ति का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ पावर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पावर। यानी अपनी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पावर में उन्होंने अपनी किताब का नाम है ऑन वायलेंस। ऑन वायलेंस यानी हिंसा, विचार और विवेचन, 1969 में छपा था, जिसमें उन्होंने हिंसा और शक्ति में अंतर करने की कोशिश करी थी। उन्होंने कहा कि जब शासक जनसाधारण की इच्छा के विरुद्ध अपने उद्देश्य, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए बल का प्रयोग करने लगता है, ठीक है, फोर्स का प्रयोग करने लगता है, तो इसके व्यवहार को हिंसा का संज्ञा दिया सकता है। हन्ना आरेंट ने शक्ति की जो परंपरागत है धारणा थी उसको हिंसा की कोटि में रखा है, जबकि शक्ति की जो नई संकल्पना है वो बहुत ही जटिल है और उसको समझना उतना आसान नहीं है। इसलिए हन्ना आरेंट ने शक्ति का संबंध जो है उसका संबंध उन्होंने जनसाधारण से किया है। समाज में शक्ति के विश्लेषण का अगर ध्यान से देखा जाए तो शक्ति का विश्लेषण करते समय इस बात पर जोर देना जरूरी होता है कि कौन किस पर शासन कर रहा है, सर इससे कोई मतलब नहीं है, या कौन किसे आदेश देता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका पालन कौन करता है, दैट्स नॉट मैटर। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि कौन किस पर शासन कर रहा है, कौन किसे आदेश दे रहा है, कौन उसका पालन कर रहा है। वस्तुतः राजनीतिक संस्थाएं जो होती है वो शक्ति के अलग अलग रूपों को व्यक्त करती है, ठीक है। और हम शक्ति की विशेषताओं को देखें तो शक्ति कोई व्यक्ति की विशेषता नहीं है। वास्तव में शक्ति जो है वो अकेला व्यक्ति कोई कार्य कर ही नहीं सकता है, शक्ति का इस्तेमाल अकेला हो ही नहीं सकता है। जब कोई व्यक्ति शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो वो अकेले नहीं कर रहा है बल्कि वो मिलजुल कर रहा है, ठीक है। शक्ति सार्वजनिक जगह में इकट्ठा हो सकती है, एकजुट हो सकती है, जबकि हिंसा उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर देती है। अब हम लोग हिंसा और शक्ति में अंतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सार्वजनिक जगह या सार्वजनिक शक्ति, यानी शक्ति जो है वो सार्वजनिक जगत को एकजुट करती है, ठीक है, और हिंसा सार्वजनिक जगत के लिए खतरा पैदा करती है। जब जनसाधारण स्वेच्छा से ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए अनुकूल है और अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं तो सार्वजनिक जगत का निर्माण होगा और सार्वजनिक जगत समतावादी व्यवस्था को बढ़ावा देंगे। बहुत सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपनी समान लक्ष्य की ओर वृद्धि करेंगे और आगे बढ़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब कोई संगठन उन्हें किसी विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए विवश करे, फोर्स करे, तो ऐसा संगठन राज्य ही हो सकता है। तो कह सकते हैं कि हिंसा जो है वो राज्य की विशेषता है,
जिनका प्रयोग लोगों की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है और यथार्थ शक्ति वहां अनुपस्थित होती है। तो यथार्थ शक्ति जहां अनुपस्थित हो वहां रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हिंसा उभर कर सामने आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां लोग एकजुट होकर एक्शन नहीं करते हैं, कार्यवाही नहीं करते हैं, राजनीतिक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वहां राज्य के उत्पीड़न का शिकार उनको होना पड़ता है। शक्ति और सत्ता के संबंध में उन्होंने कुछ बताया है। देखिए, सत्ता का संबंध आदेश देने और उसका पालन करने के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सत्ता का सीधा मतलब है आदेश देना और उसका पालन करना। वास्तव में यह संबंध जो है ना वो श्रेणीकृत है। श्रेणीकृत कहिए या क्षेत्रीय तंत्रीय व्यवस्था हियरार्कियल ऑर्डर में है, हियरार्कियल ऑर्डर में है और यह हिंसा पर आधारित है। सबसे बड़ी बात है, ध्यान रहे, जो चीज सत्ता का संबंध रखता हो वो आदेश देना, उसका पालन करवाना, हिंसा पर आधारित होना, राज्य के क्षेत्र से जुड़ा होना। जबकि शक्ति का संबंध जो है वो आम लोगों की राय से है, या तो एक दूसरे को समझाने बुझाने में सफल हो जाते हैं और सार्वजनिक जगत का निर्माण करते हैं। केवल शक्ति ही वैध सत्ता का सृजन कर सकती है, हिंसा ऐसा कभी नहीं कर सकती है। हिंसा तो सार्वजनिक जगत को नुकसान पहुंचाती है, हिंसा शक्ति को नष्ट करती है, उसका सृजन करने में कभी वो समर्थ नहीं है। अन्ना आरेंट के विश्लेषण से हमें यह स्पष्ट पता चल चुका है कि उत्पीड़ित वर्ग को अपने अपने संगठित करके, अपने अपने संगठन बना के, अपने अपने शक्ति जुटा के वे हिंसा और उत्पीड़न का प्रयोग करने वाले शासक वर्ग अर्थात राज्य का मुकाबला कर सकते हैं। ये था हन्ना आरेंट, जिसमें हम लोगों ने हन्ना आरेंट के बारे में समझा कि उन्होंने किस प्रकार से, ठीक है, एक टूल्स लेके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। देखिए, हन्ना आरेंट ने मानव समाज के बारे में क्या बताया। ये अगर मानव समाज है, मानव समाज, तो मानव समाज को उन्होंने दो वर्गों में बांटा है। एक जनसाधारण मानव समाज, ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मानव समाज। मानव समाज दो वर्गों में है, ठीक है। एक है पीपल, एक है रूलिंग क्लास। पीपल क्लास हो गया, या फिर कहे तो पीपल लोग, और यह है रूलिंग क्लास। लोग आपस में एकजुट होते हैं और उससे शक्ति का निर्माण होता है। शक्ति, ओके, यहाँ पर लोग एकजुट हुए, शक्ति बना, और यहाँ पर बलपूर्वक कोरेसिव एक्शन होता है, तब इससे बनता है हिंसा। शक्ति जहाँ होती है और जहाँ हिंसा होता है, दोनों में डिफरेंस देखिए। शक्ति से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनता है, यानी राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं, और हिंसा वायलेंस के मदद से आप ऑथोरिटी लाते हैं, अथॉरिटी। राजनीतिक संस्थाएं जो हैं आगे चलकर समतावादी व्यवस्था बनाता है, जबकि ऑथोरिटी जो है वो हियरार्कियल ऑर्डर, HO, ठीक है, हायरार्किकल ऑर्डर का निर्माण करता है, मतलब एक तरह से श्रेणी बना देता है। और इस तरह से कहें तो समतावादी जो व्यवस्था है उससे क्या बना, उससे सार्वजनिक जगत बनता है, जगत। जबकि HO यानी हियरार्किकल या हायरार्किकल ऑर्डर से वास्तव में क्या बनता है, राज्य। तो ये था
मानव समाज यानी ह्यूमन सोसाइटी को उसने किस तरह से बताया कि मानव समाज जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो दो वर्गों में, एक तो जनसाधारण, दूसरा शासक वर्ग। जनसाधारण वो एकजुट कार्रवाई यानी कंसर्न या कंसर्टेड एक्शन से बनता है, और शासक वर्ग जो है बलपूर्वक कार्रवाई करते हैं। एकजुट जनसाधारण लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं, शासक वर्ग हिंसा का प्रयोग करता है। जनसाधारण राजनीतिक संस्थाएं बनाती हैं और शासक वर्ग सत्ता बनाता है। जनसाधारण समतावादी व्यवस्था का निर्माण करता है, और जबकि शासक वर्ग ये हायरार्किकल ऑर्डर यानी क्षेत्रीय तंत्रीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। जनसाधारण जिससे सार्वजनिक जगत का निर्माण होता है, और शासक वर्ग के द्वारा जिस तरह से यह हायरार्किकल ऑर्डर का निर्माण किया था वो आगे चल के राज्य का निर्माण करता है। तो हन्ना अरेंट ने किस प्रकार से समाज को अध्ययन किया, हन्ना अरेंट के बारे में जब भी आप समझे तो कुछ बातें याद रखिए हन्ना अरेंट के बारे में। तीन प्रकार के एक्शन का उसने तीन प्रकार के मतलब एक तरह से समाज के बारे में बताया विचार की स्वतंत्रता के लिए। फिर जाके उन्होंने सर्वाधिकारवाद के बारे में एक्सप्लेन किया, और फिर राज्य और सत्ता के बारे में, हिंसा और शक्ति के बारे में। इस तरह से उन्होंने इस चैप्टर में बहुत कुछ समझाया। तो ओवरऑल वी कैन सिंपली से थैंक यू।